आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज एक खास चर्चा आपके लिए लेकर आए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। देश के जो अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ और उन मुद्दों की ओर हमने कैसे देखना चाहिए, इस बात को आपके साथ साझा करेंगे प्रसिद्ध चिंतक और राष्ट्र सेवा दल के वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्र सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश खैरनार सर से। डॉक्टर सुरेश खैरनार सर की एक अपनी पहचान है कि वे पूरे देश में ये जो हमारी बहुलतावादी संस्कृति है और सह अस्तित्व का जो जीवन शैली है, इस जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए पूरे देश में तो घूमते ही हैं, पूरी दुनिया में इस बात पर काम करते हैं। और विशेष रूप से जहाँ जहाँ सांप्रदायिकता है, उस सांप्रदायिकता को सांप्रदायिक सद्भाव में कैसे बदला जाए, इस मुद्दे पर वे पूरे समय काम करते हैं। इस समय हम देखते हैं कि सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया कोरोना की वैश्विक महामारी की चपेट में है। आज हम अपने देश को देखें तो हमारे यहाँ अभी हमारे यहाँ का कोरोना का पूरा संक्रमण ये 11.5 लाख के पार हो चुका है। लगभग 27,000 से ज़्यादा लोग कोरोना के शिकार हो गए हैं और उन्होंने दम तोड़ दिया है। हम अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों की स्थिति ये है कि बाढ़ का पानी अस्पतालों में है और कई चित्र, कई वीडियो, कई फोटोज़ हम ऐसे भी देखते हैं कि जहां शवों के साथ मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना महामारी के संकट से हम लोग उभरे तो नहीं है और ना ही दुनिया उभरी है। और इस वक्त अगर हम भारत की बात करें तो आईएमए का कल ही का स्टेटमेंट है कि भारत में कम्युनिटी संक्रमण हो चुका है, भले ही सरकार इसे न स्वीकार करे। ऐसी पूरी स्थिति बनी हुई होने के बाद असम का पूरा हिस्सा, अगर हम पूर्वोत्तर का इलाका देखें तो पूरा बाढ़ की चपेट में है। कोरोना की चपेट में पूरी दुनिया है और दुनिया के साथ साथ भारत भी है। बहुत तेरी समस्याएं हैं, अर्थव्यवस्थाएं हमारी पूरी तरह से गिर चुकी है। वो इस स्थिति में है कि उसको उभार देने के लिए बहुत बड़े प्रयासों की ज़रूरत है। इस वक्त में हम अगर देश को देखना चाहें तो उसकी स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा सेवा हो, उसका एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो, ये सब का सब पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में एक स्टेटमेंट जो भारत में चल रहा है, वो स्टेटमेंट है कि मंदिर बनेगा और उसका भूमि पूजन अगस्त में होगा। देखिए, मंदिर बनाना है, उसके लिए न्यास बन रहा है, मंदिर बनने वाला है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम किन चीज़ों को प्राथमिकता दें। हमारे यहाँ हम स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक तरीके से मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हम अर्थ की कमी से जूझ रहे हैं। मजदूर जो है वो पैदल चल चल कर थक गए, कई ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। उनको राशन की व्यवस्था नहीं, क्योंकि हमारे पास साधन संसाधन कम है। ऐसी स्थिति में हमने करोड़ों के बजट का मंदिर अपनी प्राथमिकता का मुद्दा बनाना चाहिए या नहीं। हम चर्चा करेंगे कि आज की प्राथमिकता क्या है, महामारी या मंदिर। हम सीधे जोड़ रहे हैं आपसे डॉक्टर सुरेश खैरनार सर को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्ते। एक तो बड़ी चिंता का विषय है कि इस समय पूरा विश्व, पूरा देश जिस महामारी से गुजर रहा है, और जब एक बड़ा संकट काल है, ये ऐसी महामारी भी है कि जिसके लिए हम कोई स्पेसिफिक, जिसको स्वास्थ्य सुविधाएं कहते हैं, वो कोई खास दवा उपलब्ध नहीं है। और ऐसी स्थिति में एक फ्लू को, जो संक्रमण का रूप धारण कर चुका है, उससे रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, या फिर मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, जो पूजा प्रार्थना का स्थल है, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। आप कैसा सोचते हैं इस पूरे मुद्दे की तरफ, आप कैसा देखते हैं? क्योंकि हाल ही में हमने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार, उनका भी एक स्टेटमेंट देखा कि किस चीज़ को प्राथमिकता दें, क्या महत्वपूर्ण है, मंदिर
या फिर कोरोना? मैं आवाज़ इंडिया के सभी श्रोताओं को साफ साफ बता दूं, जी, शरद पवार जी की राजनीति का मैं कभी समर्थक नहीं रहा हूं। ये एक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मैं एक अविश्वसनीय राजनेता के तौर पे उनको देखता हूं, लेकिन उनकी एक खासियत भी है कि वो एक रैशनलिस्ट पॉलिटिकल लीडर भी है। एक वास्तववादी विचार सरणी। हाँ, वो एथिस्ट है। जी, वो भगवान भी नहीं मानते, वो धर्म भी नहीं मानते, वो रियल सेंस में वो सेकुलर है जी, जी, कि मंदिर या महामारी। तो मैं पवार जी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, क्योंकि आज आपने कहा आपके जी, जी, बिल्कुल। शुरुआत- आप इसको कैसा कैसा देख रहे हैं? क्योंकि देश किसी और समस्या से जूझ रहा बिल्कुल। है और प्राथमिकता कुछ और जा रही इसीलिए है। आपने शुरू में प्रस्तावना में जब कहा कि आज का आंकड़ा 11.5 लाख है, जो कल 10 तक था, जी, ये अभी शायद विश्व का नंबर 1 भी होने जा रहा है, क्योंकि अभी तो अमेरिका है थोड़ा सा कुछ आंकड़ों में आगे, लेकिन शायद ब्राज़ील भी है उसके। हाँ, लेकिन हफ्ते 10 दिन में या जुलाई समाप्त होने के पहले शायद हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। क्या इसकी होड़ लगी है? होड़ यानी इस हिसाब से कि एक तो मुल्क की आबादी 135 करोड़ है, जी, और जिस ढंग के संसाधनों का कुछ आपने उल्लेख किया, और ऊपर से ये बाढ़ का प्रकोप जो चल रहा है बिहार और मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में, भयानक रूप से बाढ़, जी, बिल्कुल। कई अस्पताल तक कई अस्पताल भरे अस्पताल हुए के हैं। वार्डों में पानी घुसा हुआ है। जी, जी। और पेशेंट उनके बीच में बैठे हुए हैं। ये बिहार का 2-3 जिलों का देखा है, आसाम का तो बहुत भयावह चित्र है। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे देश के जो भी आज कर्णधार जो बैठे हुए दिल्ली से लेके गुवाहाटी तक, उनको इन बातों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो जिस ढंग से इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह उनका शुरू से ही नारा रहा है 1985-86 से, सवाल आस्था का, कानून का नहीं है। ये उनकी फितरत रही है, और इसी का आश्रय लेकर वो आज दिल्ली तक पहुँचे। वो कोई सबका साथ सबका विकास वगैरह एक ताली लेने के लिए था, लेकिन मुख्य उनका मुद्दा रहा है इसके इर्द गिर्द में वर्तमान सत्ताधारी दल जो दिल्ली में बैठा हुआ है, और कुछ राज्यों में भी बैठा है, कुछ राज्यों में उठापटक करके बैठना चाहता है, जिसमें अभी वर्तमान में राजस्थान का, या फिर अभी पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश का हाल। तो जिस राज्य की, जिस सरकार की, जिस पॉलिटिकल पार्टी की, जिस दल की फितरत लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करके सत्ता के पायदान पे चढ़ना है, हम उनसे कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री फरवरी महीने में WHO ने वार्निंग देने के बावजूद भी वो ट्रम्प साहब के साथ में बड़े बड़े शो कर रहे थे। फरवरी के अंतिम सप्ताह में उनको भारत में बुलाया भी, और फिर 1 महीने के पश्चात उन्होंने कोरोना के बारे में कुछ लॉकडाउन और क्या क्या करने की नाटकीय घोषणाएं की। तब तक काफ़ी कोरोना भारत में घुस चुका था। तो इसलिए उसकी एक अपराधियों में एक अपराध प्रधानमंत्री की भी तरफ जाता है, वर्तमान सरकार की तरफ जाता है कि वैश्व के और वर्तमान जो विरोधी पक्ष है, विरोधी दल जो है कांग्रेस, उसके जो नेता है प्रमुख राहुल गांधी ने खुद 11 जनवरी को ट्वीट करके भारत सरकार को, ठीक है उनके राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पे, लेकिन देश के स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने आगाह किया था ट्वीट करके। और हर्षवर्धन करके जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री है, जो खुद डॉक्टर भी है, और उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार देश को घबराने का कोशिश कर रहा है। तो इस ढंग से इस बात को वो राजनीतिक मोड़ देकर तोड़ मरोड़ के पेश करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको गंभीरता से नहीं लिया। एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाली वैश्विक संस्था है WHO, उसको उसकी सलाह नहीं मानी। राहुल गांधी जैसे एक राजनेता ने सलाह दी। जनतंत्र का यही तकाजा होता है कि जनतंत्र में आप चुनाव लड़ते हैं, आप जीतते हारते, वो अलग बात है, लेकिन कोई अलग दल का नेता, फिर अभी जैसे आपने शरद पवार से शुरुआत की, हाँ पवार जी ने भी अगर कहा हो तो इसकी भी, क्योंकि यही नरेंद्र मोदी है जो बारामती में पवार साहब के 70वें जन्मदिन में ये खुद उनके गांव गए थे। बारामती कोई शहर नहीं है,
छोटा कस्बा है, तालुके का गाँव है, और वहाँ उन्होंने माइक पर से बोला है कि मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी और आज प्रधानमंत्री पद पे बैठा हूँ तब भी मैं शरद पवार जी की आधी रात को सलाह लेता हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक डोमेन में ओपनली कहा है। तो उस प्रधानमंत्री को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस राजनेता की जो अभी 80 की तरफ उनका उम्र होते जा रहा है, तो कुछ साल पहले पब्लिक डोमेन में प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि शरद पवार जी की सलाह जब भी मैं संकट में आता हूँ, जब भी मेरे को अद्भुत कोई द्विधा मनस्थिति, उन्होंने आडवाणी जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने मोहन भागवत का नाम नहीं लिया, उन्होंने सीधा नाम लिया कि मैं शरद पवार जी से सलाह मशवरा करता हूँ। और मैं ये मान के चलता हूँ कि 12 महीना 24 घंटा नरेंद्र मोदी भी झूठ बोलते, ऐसा मैं नहीं मानता। हालांकि 150 देशों को उन्होंने कोरोना में मदद की, ये बहुत बड़ा झूठ है, उस पर मैं आऊँगा अलग से, उसके आंकड़े भी लेके आया हूँ मैं। दुनिया में सिर्फ 195 देश है, यानी लगभग वो पूरी दुनिया को कोरोना में मदद कर चुके हैं। लेकिन शरद पवार जी के बारे में जब उन्होंने उन्हीं के गांव में हजारों लाखों लोगों के सामने जब ये कहा है और ये छप के आया है, टीवीओ ने रिपीट किया है कि मैं आधी रात को भी शरद पवार जी को फ़ोन करके उनसे सलाह मशवरा करता हूँ, तो ऐसे राजनेता ने जब कल या परसों ये कहा है कि महामारी या मंदिर, हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। आपने हेल्थ सर्विसेज का वर्णन किया है। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मेरा बेसिक एजुकेशन जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दुनिया के और मुल्कों में भी जाता हूँ, आपने भी खुद आपके निवेदन में कहा है, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मैं इराक, ईरान, टर्की, इन देशों की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका, इंग्लैंड की नहीं बात कर रहा। इनकी भी हेल्थ सर्विसेज देख के मुझे अचानक अटैक आया था इस्तांबुल में, तो मैं स्टेट गेस्ट था, तो मुझे लेके गए और वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी, उस वहाँ ने मुझे डायरेक्ट आईसीयू में और ऑपरेशन थिएटर में मुझे सब कुछ देखने का मौका मिला एज ए पेशेंट भी। मैं दंग हूँ और लज्जित भी हूँ कि इतने छोटे छोटे देश है ये भारत की तुलना में, जनसंख्या में अगर तालिका, लेकिन व्यवस्था बेहतर है, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी वहाँ की पूरी ये जो आम आदमी के जिसको जीवन स्तर बोलते हैं, जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात बार बार नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हम ये शब्द सुनते हैं, तो मुझे उन देशों में ये हैप्पीनेस मैं टेस्ट लेके आ रहा हूँ, मैं देख के आ रहा हूँ। तो भारत का हेल्थ सर्विसेज दुनिया के सबसे वर्स्ट मुल्कों में का एक माना जा सकता है। इतनी भयावह स्थिति है सरकारी अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की, जिसको हम सिविल सर्जन वाले हॉस्पिटल बोलते हैं जिला के, उनकी सामान्य रुग्णालय जिनका नाम है, मेडिसिन का स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ नागपुर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स जंग लग के सड़के फेंकने पड़े हैं। ये नाम दिया था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। किसी एक समय में कोई पॉलिटिकल ही घोषणा माननी चाहिए उसको, और हजारों लाखों रुपए का खर्चा करने के बावजूद भी वो अस्पताल उस हिसाब से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। ये हम नागपुर शहर में बैठ के यहाँ की वर्णन कर रहे हैं, बाकी कलकत्ता और जगह का तो मैं अगर बताऊंगा तो फिर और एक बहुत बड़ा आपको क्या लगता है, आप स्वयं तो इसलिए हेल्थ की इतनी भयावह स्थिति रहते हुए सरकार एक तरफ पैसों के बारे में, हमारे पास इस बात के लिए पैसा नहीं, हमारे पास उस बात के लिए पैसा नहीं, हमारे पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं, और हर तरह के बजट कम कर दिए हैं। शिक्षा का बजट एकदम आधे से भी नीचे ला के रख दिया है। हेल्थ का बजट पिछले ही साल के बजट में आधे से नीचे ला के रख दिया है। इस साल का बजट अभी कोरोना के कारण डिक्लेयर होने का है, हो सकता है कोरोना के महामारी के कारण थोड़ा 2 पैसा बढ़ाया हो, तो शुक्रगुजार रहूँगा मैं उनका। लेकिन हेल्थ सर्विसेज के आंकड़े जो है, एजुकेशन के जो आंकड़े हैं बजट के, बहुत ही लज्जास्पद आंकड़े, बहुत कम है 135 करोड़ की आबादी के देश में। और ऐसे देश में मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वाले राजनेताओं को, मराठी में कहावत है, मरे हुए आदमी के तालू पे जो मक्खन लगाते हैं वो खाने की मानसिकता है। मंदिर बनाने से इस देश के कोरोना के
इस देश के बीमारी के, इस देश के माल न्यूट्रिशन के सवाल हल अगर होते होंगे, मैं खुद आकाश को छूने वाला मंदिर बनाने के पक्ष में पहला कार सेवक बनने के लिए तैयार हूँ। इसी बाबरी मस्जिद के कारण भागलपुर में जब 89 में दंगा हुआ साहब, उस दंगे के बाद की स्थिति का अवलोकन करने के लिए जब मैं घूम रहा था दंगाग्रस्त इलाकों में, एक फटेहाल आदमी ने मेरे को रोक के पूछा कि कौन है आप और काय के लिए आए। तो हमने बताया इस बात के लिए आए। बिल्कुल ठीक हुआ। मैंने कहा क्यों? हमारे रामलला के मंदिर को विरोध करने वालों का यही हश्र होगा। मैंने कहा कौन रामलला, कहाँ गए हो कभी आप? एकदम फटेहाल आदमी, गरीब नारायण का रूप, एकदम चुप हो गया। मैंने बोला भैया आपका ये जो बदन पे आधा कपड़ा दिख रहा है, आधा बदन नंगा है, मई के महीने की धूप में आप खुले बदन से खड़े हो, आपका शायद ये घर दिख रहा है मुझे खपरेल टूटा हुआ, और मुझे पक्की खातिर है कि आपके घर में 2 किलो भी अनाज कोई भी नहीं होगा, बोरा वगैरह तो बहुत दूर की बात है। अभी आपका खपरेल दुरुस्त हो जाता है, आपका कपड़ा बदन के ऊपर भी आ जाता है, और 1 बोरा गेहूँ या चावल आपके घर में आ जाता है। मैं खुद देश की सभी मस्जिदों को तोड़ने का काम पहले करता हूँ आपके साथ में, और मंदिर आकाश से छूने तक का कर देंगे। ये मैंने 30 साल पहले बोला है, तब मस्जिद कायम थी। हमारे देश के सवाल भूखमरी के हैं। गरीबी हटाओ का नारा 71 में सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। डॉक्टर वी.एम. दांडेकर जी की द पॉवर्टी इन इंडिया करके किताब है, नीलकंठ रथ और वी.एम. दांडेकर का। भारत का पहली बार गरीबी के आंकड़ों का आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले दादा भाई नौरोजी और अन्य लोगों ने लिखने का काम किया है भारत की गरीबी के बारे में का, अंग्रेज़ों ने क्या सोचा। लेकिन आज़ादी के बाद में पूना के गोखले इंस्टीट्यूट के ये दोनों अर्थतज्ञ ने भारत में गरीबी का राज, और उस समय गरीबी का रेशो था 60 और 40। आज 5 या 10% की खली ये हुई है। और आज अगर गरीबी का आंकड़ों का देखेंगे, कोरोना के बहाने गरीब तो हर रोज़ तो टीवी पे दिखता नहीं है अपने को, लेकिन कोरोना महामारी के बहाने जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का जो कारवां हम सब लोगों ने टीवी पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सभी जगह पे जो देखा है साहब, मैं कई बार रात को खाना नहीं खा सका या सो नहीं सका। आपको क्या लगता है, आप तो स्वयं मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ये जो कोरोना का संकट, ये संक्रमण जो चल रहा है, इस संक्रमण को जो हमारी वर्तमान जो स्थिति चल रही है और जिस तरह से हम लोग इसको हेल्थ मैनेजमेंट के रूप में अगर देखा जाए, तो क्या सबसे आप पहली इससे बात संतुष्ट तो लगता है आपको? हेल्थ मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रधानमंत्री थकते नहीं है मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। वो खुद शायद अपने आप को मैनेजमेंट गुरु बोलते होंगे या समझते हैं। हाँ, ये मैनेजमेंट उन्होंने बदस्तूर की है, इस बारे में मैं कॉम्प्लीमेंट दे के रहूँगा उनको। ये मैनेजमेंट कर करके उन्होंने देश के सत्ता के दिल्ली तक का, संसद का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है। इसी मैनेजमेंट से उन्होंने गुजरात से लेके देश के अन्य राज्यों में भी झंडा फहराया अपना। लेकिन जो मैनेजमेंट की आप असली बात कर रहे हैं ना, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, नरेंद्र मोदी जी, आवाज़ इंडिया के द्वारा मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल दीजिए, आपने 2014 मई में शपथ लेने के बाद में मिस मैनेजमेंट की जो शुरुआत की वो आज तक बदस्तूर जारी है। सबसे पहला आपने प्लानिंग कमीशन, आज़ादी के बाद इस देश को प्लानिंग बनाने के, देश की तरक्की करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री ने जो भी कुछ किया था, भले उनका नाम जवाहरलाल नेहरू, हम भी कोई नेहरू जी की हर बात से सहमत होने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन उन्होंने देश का प्लानिंग बनाने का, प्लानिंग जिस मैनेजमेंट की बात कर रहे उसी का ये पार्ट है। वो प्लानिंग कमीशन खत्म करने का गुनाह, मैं गुनाह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वर्तमान प्रधानमंत्री ने किया है। यानी अब देश का कोई प्लानिंग नहीं रहेगा, अभी देश का कोई मैनेजमेंट नहीं रहेगा। कोई आपको संसद में या किसी मीडिया में कॉलर पकड़ के पूछ नहीं सकता है कि आपका प्लानिंग कमीशन का, आपका 6 साल का, 5 साल का जो आपका जो मैनेजमेंट था, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, रास्तों के बारे में, देश के रक्षा के बारे में, हर चीज़ के बारे में का जो मैनेजमेंट होता है, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है,
और वर्तमान प्रधानमंत्री थकते नहीं है, वो अपने आप को मैनेजमेंट गुरु समझते हैं, लेकिन मिस मैनेजमेंट की शुरुआत उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म करके डिमोनेटाइजेशन से शुरू करके तथाकथित लॉकडाउन में लाके उन्होंने रखा है देश को। और इस पूरी मिस मैनेजमेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट का इससे बड़ा ऐसी के तैसी करने वाला उदाहरण दुनिया के किसी हिस्से में शायद नहीं मिलेगा। आज वर्तमान मिस मैनेजमेंट का भारत जैसे मुल्क में जो प्रयोग चल रहा है, जिसके जिम्मेदार वर्तमान प्रधानमंत्री है, वो जिस ढंग से संसद को भी विश्वास में न लेते हुए, अपने मंत्रिमंडल को भी विश्वास में न लेते हुए, आरोग्य मंत्री रह गया बाजू में, वो छोड़कर ये खुद आरोग्य के ऊपर बोलते हैं, रक्षा मंत्री रह जाता बाजू में, ये खुद जाके वहाँ बॉर्डर पे जाके हाजिर हो जाते 56 इंच छाती दिखाने के लिए। शिक्षा के बारे में ये ऐसा समझ लीजिए जनाब, ये हर विषय के एक्सपर्ट जैसे बन गए हैं। और इसलिए मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ गत 6 सालों से इस देश में है, ऐसा मैं तो भी नहीं देख रहा हूँ। मिस मैनेजमेंट का क्लाइमैक्स कोरोना के बहाने अब एक्सपोज होकर सामने आ रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण जिस ढंग से पूरे अफरा तफरी मची हुई है साहब, कोरोना के कारण जिस ढंग से हमारे कल कारखाने, जिस ढंग से हमारा पूरा, यानी ऐसा समझ लीजिए कि इस महामारी ने देश की कमर तोड़ डाली है, और आने वाले कितने सालों में देश उसमें से बाहर निकलेगा मुझे डाउट है। लेकिन वो रह गया बाजू में, फुकट में अनाज बांटने वाली, ताली लेने वाली घोषणाएं, फलानी ढिमकी, और अब मंदिर बनाने से मैं इसी से जुड़ी एक बात समझना चाह रहा हूँ। जैसे अभी आपने लॉकडाउन का जिक्र किया, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन ये संक्रमणों को रोकने का एक बेहतर उपचार हो सकता है? अभी तक तो नहीं लग रहा है ऐसा। पूरा आकलन के बाद में ये देखिए, इन्होंने ऑफिशियल लॉकडाउन मार्च के इसी 20-22 तारीख से शुरू किया था ना, एम आई राइट? 24, मतलब 4 महीना, बिल्कुल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 120 दिन, 120 दिन का लॉकडाउन का पीरियड आप मान लीजिए, यानी साल का 1/4 हिस्सा, नहीं 1/4 से भी 1 महीना ज़्यादा। तो इतना बड़ा हिस्सा लॉकडाउन करने के बाद में कोरोना पे कंट्रोल हुआ या कोरोना बढ़ा? एक साथ एक हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपको करता हूँ। आज आपने खुद मुझे 11.5 लाख का आंकड़ा बताया, मैं तो 10 लाख तक की जानकारी रखे हुए था, आपने और 1-1.5 लाख का आज मुझे नया हिसाब दिया, नहीं हुआ। तो लॉकडाउन अब अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और दुनिया के कई सारे मुल्कों में भी लॉकडाउन के बारे में बहुत सारी अफरा तफरी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद ही बोल दिया है कि मैं मेरे देश के किसी भी नागरिक को मास्क पहनो या फलाना करो ये मैं नहीं बोलने वाला हूँ, वो अभी उसका ताज़ा स्टेटमेंट है। तो लॉकडाउन ये उपाय है क्या? मैं खुद इस बारे में साशंकित हूँ, क्योंकि ये संक्रमण वाला बीमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये फैलने वाली। तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए? आप तो स्वयं मेडिकल बैकग्राउंड से इम्यून सिस्टम जिसको रोग प्रतिकार शक्ति बोलते हैं, तो सरकारों ने क्या करना जरूरी है? सरकारों ने लोगों को जितना संभव हो सके इन सब चीज़ों के बारे में वेल इक्विप करना चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। सरकार ने शपथ लेकर इस देश का राजकाज संभालने का जिम्मा लिया है। इस देश के लोगों का स्वास्थ्य, उनकी रक्षा, उनका सम्मान, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे देश के लोगों का, अभी मैं आपके स्टूडियो के दूसरे कलीग के साथ जब बात कर रहा था कैमरा पे आने के पहले, मैंने कहा कि हमारे नागपुर में रोज़ रोड एक्सीडेंट में मरने वालों का आंकड़ा क्या है और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा क्या है। कल मेरे पास एक आर्टिकल आया है, अमेरिका में गत जनवरी से जुलाई तक का रोड एक्सीडेंट में मरने वालों का आंकड़ा कोरोना वालों से ज़्यादा है। हमारे भी देश का वही हाल है। टीबी और भी ऐसी कई बीमारियां हैं जो हमारे देश के आर्थिक सामाजिक ढांचे के कारण हमारे नसीब में आई है। इन सब बीमारियों के शिकार कौन है? जो आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले वर्ग है, वही है, महिलाएं सबसे ज़्यादा। और इसलिए इस ढंग के महामारियों में, इस ढंग के इसमें कौन लोग आते हैं चपेट में? अमेरिका में जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं ना, इतने बड़े,
ये कौन से अमेरिका के आंकड़े हैं? ये जॉर्ज, वो जो मारा गया ना, अफ्रो अमेरिकन, ये उनके आंकड़े हैं। 80 to 90% पीपल्स बिलोंग्स टू ब्लैक्स। ये कोरोना का असर वाले। हमारे भी देश के आंकड़ों में धारावी, हमारे भी देश के आंकड़ों में सीमालपुरी, हमारे भी देश के आंकड़ों में स्लम्स, हमारे भी देश के आंकड़ों में हमारे देश की गरीब बस्तियाँ एक तो बहुत कंसिस्टेंट होती है, बहुत गरीब होते हैं और पैदा होने से लेके मरने तक वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। भरपेट खाना उनके नसीब में कितनी बार आता है 365 दिनों में, मुझे डाउट है। ऐसे मुल्क में इम्यून सिस्टम, जिसको बोलते रोग प्रतिकार शक्ति, जो मैं इसके पहले भी बोला हूँ, इम्यून सिस्टम अगर आपकी कमज़ोर है, फिर आप कोई भी हो XYZ, आपको कोई भी बीमारी पकड़ सकती है, कोई भी। कोरोना तो खैर नया फिनोमेना है, लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम के कारण आप किसी भी बीमारी के तुरंत शिकार हो सकते हैं। ये है रोग प्रतिकार शक्ति का जो कुछ फंडा है। और रोग प्रतिकार शक्ति हमारे देश के 50% से ज़्यादा आबादी की नहीं के बराबर है, क्योंकि ये 50% आबादी साहब तो इस संक्रमण काल में इसे ठीक करना ये प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी तो वर्तमान में ये जो संक्रमण है, इसको रोकने के लिए जो भी अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि इंग्लैंड के किसी लेबोरेटरी ने एक विकसित की है, उसकी क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीन। अब उनका कहना है कि हमने 2 टेस्ट किए हैं, अभी 3rd टेस्ट के बाद में हम इसके फाइनल नतीजे में आएंगे। उसमें इंडिया की एक पुणे की लेबोरेटरी है, उनके नाम में पुणे वाला शब्द है, उनका कोलैबोरेशन में भी वो काम चल रहा है। और उनका कहना है कि इस महीने, इस साल के अंत तक, इस महीने के भी नहीं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 3-4 महीनों के भीतर में शायद कोई वैक्सीन आएगी, लेकिन कोरोना जाने वाला नहीं है। हमारी प्राथमिकता क्या हो, महामारी से लड़ाई या फिर मंदिर? महामारी या मंदिर, इस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। राष्ट्र सेवा दल के पूर्वाध्यक्ष और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, रिसर्चर, और जो देश में जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इन दंगों का फैक्ट फाइंडिंग्स रिपोर्ट बनाना अपनी ओर से, और वो रिपोर्ट अलग अलग एजेंसियों को प्रस्तुत करना, और एक बहुलतावादी संस्कृति की सुरक्षा में एक सह अस्तित्व की भावना की जो जीवन शैली है, उसे बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ काम करते हुए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, डॉक्टर सुरेश खैरनार सर से। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।